नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के दूसरे भाग में हैं और इसमें भी हम लोग 50 प्रश्नों के उत्तर का हल करेंगे जो आपको काफ़ी सहायता पहुंचाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, 1923 ईस्वी। गांधी जी चाहते थे कि जो 1919 के अधिनियम के तहत जो चुनाव होने वाला था उसमें कोई भी कांग्रेसी भाग नहीं ले, लेकिन चित्तरंजन दास इसके विरुद्ध थे और इसी वजह से उन्होंने गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी पेशे से क्या थे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी पेशे से वकील थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर पंजाब जो हैं वो ऑप्शन बी होगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, लाहौर। इस विषय में भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी ले लें। दरअसल कांग्रेस पर वाम विचारधाराओं के बढ़ते प्रभाव को देखकर 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था और उसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अपार जनसमूह के मध्य नव गृहीत तिरंगे झंडे को फहराया। इस अवसर पर नेहरू ने कहा कि ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध अपराध है। अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया और इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। कांग्रेस समिति को उस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का भी अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945 ईस्वी को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान में है इस पर हमला हुआ था, उसी समय आपको इस विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। इस विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लें। दरअसल मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 ईस्वी को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। वे अंत तक अपने निर्णय पर अटल रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लिया जाता। मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के विचार का प्रवर्तक, कवि और राजनीतिक चिंतन इकबाल को माना जाता है, जबकि मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का नाम
पाकिस्तान जो शब्द है यह विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुस्नातक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली के मस्तिष्क में आया। ठीक है, तो क्वेश्चन यह भी कभी कभी पूछता है कि चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। और पाकिस्तान शब्द के जनक कौन थे, तो चौधरी रहमत अली ही हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका ये उत्तर होगा, चौधरी रहमत अली होगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो होंगे वो सी राजगोपालाचारी होंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा चुना गया था, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अलग अलग हैं। तो राष्ट्रीय गान की जो रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगर कभी राष्ट्रीय गीत पूछ दिया जाए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होता है, तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जबकि राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया गया है। यह प्रश्न जो है वो काफ़ी विवादास्पद है, इसलिए क्योंकि इसमें वो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि कालीबंगन और लोथल। तो इन दोनों जगहों पर आपका अग्निकुंड देखने को मिला है, इसलिए इसमें इसका दोनों आंसर हो जाएगा कालीबंगन और लोथल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मालविका अग्निमित्रम की रचना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। दरअसल कालिदास ने कई पुस्तकों की रचना की थी और वे गुप्त काल से जुड़े हुए थे। उन्होंने कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम जैसे महान ग्रंथों की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शारदा लिपि में। अगला प्रश्न है अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध ग्रंथ। यही वह अंगुत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ का, जिसमें हमें 16 महाजनपदों की चर्चा देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक ने। दरअसल उन्होंने जो धम्म नामक धर्म की स्थापना की थी, उसके आचरण को लेकर के लोगों में उनका क्या प्रभाव पड़ा है, उसको देखने हेतु धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है कि जीवक वैद्य
किस वंश काल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश से। दरअसल हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के समकालीन थे और जहाँ तक कहा जाता है कि इन्होंने अवंती के शासक चंड प्रद्योत, जिन्हें पांडु रोग हो गया था यानी कि पीलिया रोग हो गया था, तो उनके इलाज के लिए जीवक को ही भेजा गया था। और यहाँ तक कि उन्होंने गौतम बुद्ध को भी जब वो बीमार पड़े थे तो उनका इलाज किया था। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। विवाह 8 तरह के थे, जिसमें हम ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह के रूप में जानते हैं। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण में विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता था, जिसमें कन्या का मूल देकर के विवाह होता था। देव विवाह, यज्ञ कर्म करने वाले के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, जो दक्षिणा सहित होता था। अर्ष विवाह, कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह किया जाता था। असुर विवाह, कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था, यह निकृष्ट माना जाता था। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं। राक्षस विवाह, जब पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ विवाह किया जाता था तो उसे राक्षस विवाह कहते थे। और पैशाच विवाह, यह विवाह प्राय विश्वासघात के द्वारा किया जाता था। तो इस तरह से 4 विवाह जो थे वो मान्य थे और 4 विवाह अमान्य थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला जो प्रश्न है वह है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? और प्राय इंटर में इससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं और बच्चों को यह कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों से खंडों के बारे में पूछा जाता है कि वो कितने भागों में विभाजित है। तो अकबरनामा जो है वो 3 खंडों में विभाजित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबकि आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित है। ऐसे इसके बारे में जान ले थोड़ा। तो अकबरनामा 3 जिल्दों में बटी हुई है और इसे 7 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद 1597-98 ईस्वी में पूर्ण होने वाली यह पुस्तक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। आईने अकबरी इस पुस्तक का अंतिम जिल्द है, यानी कि तीसरा भाग है। प्रथम जिल्द में अकबर के जन्म से लेकर के 15 सितंबर 1572 तक खत्म हो जाती है। इस भाग में अकबर के जीवन के प्रारंभिक 30 वर्षों का उल्लेख है, जबकि दूसरे भाग में अकबर के राज्याभिषेक से लेकर के उसके आगे के 46 वर्षों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। जबकि तीसरा भाग आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है, जो विशेष रूप से अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। इस कृति के चौथे हिस्से में तत्कालीन भारत की जातियों, ऋतुओं, फसलों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं। दरअसल हुमायूं को शेर शाह ने 2 युद्धों में पराजित किया था।
पहला युद्ध चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 26 जून 1939 ईस्वी को हुआ था। और दूसरा युद्ध 1540 में, जिसे बिलग्राम के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, वो 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, जिसमें शेर शाह से हुमायूं पूरी तरह से हार जाता है और उसे भारत छोड़ करके भागना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1556 ईस्वी को। कहा जाता है कि जब हुमायूं की मृत्यु की जानकारी बैरम खां को पता चलती है, तो वह गुरदासपुर के निकट कलानौर में ही 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक करवा देते हैं और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठते हैं। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने की थी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को तालीकोटा युद्ध के अलावा राक्षस तांगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। दरअसल विजयनगर के खिलाफ बहमनी साम्राज्य के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के जो शासक जो थे, वो संयुक्त रूप से इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के शासक को, जो उस समय शासक थे राम राय, उनको पराजित करने के लिए जुट जाते हैं और इस युद्ध में राम राय की मृत्यु हो जाती है। विजयनगर को पूरी तरह से लूटा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ किया गया था? विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में किया गया था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के काल में ही विट्ठल मंदिर का निर्माण किया गया था और ये विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बासवन्ना वासव, है ना। बासवन्ना वासव ने लिंगायत आंदोलन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी बर्नियर किस शासक के काल में आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दरअसल वो आए थे मुगल वंश के शासक शाहजहां के समय में ही वो आए थे, लेकिन औरंगजेब के काल में भी कुछ समय के लिए रहे थे। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर होगा 31 मई 1857 को इसका निर्धारित था पूर्व तिथि, लेकिन इसके पहले ही 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है झोंकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में। झोंकन बाग जो कि झांसी में है, उसका हत्याकांड जो कैप्टन सनी एस के यूनिक द्वारा किया गया था,
जब वह अपने पूरे फौज को लेकर के वहाँ के किले के अंदर चला गया था। अगला प्रश्न है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के समय में चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था और यह वर्ष 1918 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। खेरा सत्याग्रह गुजरात के खेरा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह किया गया था और इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और इसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क के नेतृत्व में गोवा पर अधिकार किया गया था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1798 ईस्वी में। प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1798। 1798 से 1805 ईस्वी तक वो भारत के गवर्नर जनरल बनकर रहे थे और इन्होंने ही सहायक संधि जैसे नियम को लाया और सबसे पहला जो शासक जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला था वो था हैदराबाद का निजाम। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पोरबंदर में गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। अगला प्रश्न है कि कृषि में तीन कठिया पद्धति कहाँ लागू थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण में तीन कठिया प्रणाली लागू थी, जहां किसानों को 3 कट्ठे जमीन पर जबरन नील की खेती कराई जाती थी। अगला जो प्रश्न है वह है कि सेवर्स की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी की ओर से लड़ रहा था और वह पराजित हो गया था। उसके बाद मित्र राष्ट्रों के साथ उसे 10 अगस्त 1920 को संधि करनी पड़ी थी, जिसमें ब्रिटेन और तुर्की के बीच में यह संधि हुआ था। अगला प्रश्न है कि साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 दिनों में। दरअसल हम जानते हैं कि साबरमती से महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को चलते हैं और दांडी 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचते हैं। इस तरह से उन्हें कुल 24 दिन यात्रा करने में लगती है। अगला प्रश्न है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो हम लोगों को पता है कि गोलमेज सम्मेलन जो है वो 3 बार हुआ था और इस गोलमेज सम्मेलन को मतलब पहला जो हुआ 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे में भाग लिया था और उसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, जबकि भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1935 के अधिनियम के तहत भारत को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। दरअसल 1942 के आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 ईस्वी में। दरअसल A.H. आगा खां के नेतृत्व में मुसल वायसराय लॉर्ड मिंटो से 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने
वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए किया जाए। इस शिष्टमंडल को भेजने के पीछे अंग्रेज उच्च अधिकारियों का ही हाथ था। मिंटो ने इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया और जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। इस संस्था का प्रमुख जो उद्देश्य था वो भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना और भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडो सार सैनिक शैली। इंडो सार सैनिक शैली से विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होगा 1817 ईस्वी। दरअसल लॉटरी समिति का गठन 1817 ईस्वी को किया गया था। लॉटरी समिति ने कलकत्ता में नगर नियोजन के कार्य में सरकार की सहायता की। समिति का यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से शहर में सुधार के लिए धन जुटाया गया था। लॉटरी समिति ने कलकत्ता को एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने के लिए एक नए शहर के नक्शे का निर्माण किया था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है कि गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907 के सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था। तो इस तरह से हमने लगभग 50 प्रश्नों के उत्तर हल किए। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग अलग से और भी 50 प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। धन्यवाद।